हे भगवान, ये कैसी रोटी बनाई है। हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझे ब्याह कर ले आए। तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया। न सब्जी में स्वाद है और न रोटी घोल बनी है। मेघा की सास राजवंती रोज गोल रोटी बनाने को लेकर उसे ताने देती थी। मेघा को खाना बनाना नहीं आता था। रामगढ़ गांव में मेघा अपनी सास के साथ रहती थी। उसकी नई नई शादी हुई थी। उसका पति रूपेश शहर में मजदूरी का काम करता था और मेघा गांव में अपनी सास की सेवा करती थी। लेकिन राजवंती कभी मेघा से खुश नहीं रहती थी। मेघा के माता पिता बहुत गरीब थे। इस कारण वह अपनी शादी में कुछ दहेज भी नहीं लाई थी। राजवंती उसे कभी उसकी गरीबी के ताने देती तो कभी उसके बनाए खाने में नुक्स निकालती। बेचारी मेघा इन सब से बहुत दुखी रहती थी। राजवंती उससे घर के सारे काम करवाती, लेकिन फिर भी उसे ताने ही सुनने पड़ते थे। एक दिन अरे नास पीटी, ये कैसा खाना बनाया है। सब्जी जली हुई है, रोटियां कच्ची। निकल जा मेरे घर से। माँ जी, मुझे घर से मत निकालो। मैं अब अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। जा जाकर अपनी माँ से अच्छा खाना बनाना सीख, उसके बाद मेरे घर आना। बेचारी मेघा के पास मायके जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसका घर दूसरे गांव में था जो यहाँ से काफी दूर था। मेघा पैदल ही चलने लगी। काफी दूर चलते चलते मेघा थक गई और एक पेड़ की छांव में बैठ गई। वहां बैठकर उसने अपने मन में सोचा, काश मैं घर से कुछ खाने के लिए लेकर चलती। अब तो जोर की भूख लग रही है। यहाँ आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत दूर पैदल चलना है। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं भूखी प्यासी कैसे अपने घर तक पहुँच पाऊंगी। काश कि मेरे पास कुछ पैसे और खाना होता। मेघा ने इतना सोचा ही था कि उसके सामने नोटों की गड्डी और एक थाली में खाना आ गया। अरे, ये पैसे और यह खाना कहाँ से आया? तभी जिस पेड़ की छांव में मेघा बैठी थी, उसमें से आवाज आई, बेटी, तुम्हें ये पैसे और खाना मैंने दिया है। लेकिन एक पेड़ भला पैसे और खाना कैसे दे सकता है? बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं किसी भी दुखी इंसान की मदद कर सकता हूँ और उसे उसकी मनचाही चीज दे सकता हूँ। तुमने पैसे और खाने की इच्छा जताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे और खाना दिया। लेकिन तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तब मेघा ने उस जादुई पेड़ को सारी बात बताई। बेटी, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। मैं तुम्हें अपना एक तना दूंगा। तुम उस तने से चक्की और बेलन बना लेना। मेरे तने से बना हुआ चक्की बेलन भी मेरी तरह ही जादुई होगा। पेड़ ने मेघा को अपना एक तना काट कर दिया। मेघा उस तने को लेकर वापस अपने ससुराल आने लगी, लेकिन उसने रास्ते में सोचा, अभी ससुराल चली गई तो माँ जी मुझे घर के अंदर पैर भी नहीं रखने देंगी। एक काम करती हूँ, थोड़े दिन माँ के घर रहकर वहीं जादुई चक्की बेलन भी बनवा लूंगी और जब ससुराल वापस जाऊंगी तब माँ जी से कह दूंगी कि मैंने खाना बनाना सीख लिया है। थोड़ी देर बाद मेघा अपनी माँ के घर पहुंची और वहाँ उसने अपनी माँ गायत्री को सारी बात बताई। मेघा बेटा, तू कल ही उस जादुई पेड़ के तने से एक चक्की बेलन बनवा लेना। कुछ दिन हम भी इसके जादू का इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ माँ, जादुई चक्की बेलन से तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। उस रात सब लोग खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन सुबह मेघा ने उस जादुई पेड़ के तने से एक चक्की बेलन बनवाया। जादुई चक्की पर अपने आप बेलन चलने लगा और उसमें से रुपए पैसे निकलने लगे। देखते ही देखते उस जादुई चक्की बेलन से काफी सारे रुपए पैसे बाहर आ गए। हाँ, इतने सारे रुपए। माँ, पिताजी, अब आप दोनों की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं रोज जादुई चक्की बेलन से आप दोनों के लिए रुपए पैसे मांगूंगी। मेघा बेटी, तेरी वजह से हमारे दुख भरे दिन दूर हो जाएंगे। मेघा जितने दिन भी अपने मायके में थी, वह जादुई चक्की बेलन से रोज रुपए पैसे मांगती और जादुई चक्की बेलन उसे रोज ढेर सारा रुपया पैसा देती। कुछ दिन तक मेघा अपने मायके में रही और रोज जादुई चक्की बेलन से पैसे निकालती। जल्द ही उसके पिता अमीर हो गए। माँ, पिताजी, मुझे यहाँ आए काफी दिन हो गए हैं। अब मुझे ससुराल जाना चाहिए। ठीक है बेटी, लेकिन वहाँ अपना और इस जादुई चक्की बेलन का ख्याल रखना। माता पिता से गले मिलकर मेघा ससुराल लौट आई। वह अपने साथ बहुत सारे महंगे कपड़े, गहने और जादुई चक्की बेलन लेकर आई। यह देखकर सास राजवंती चौंक गई। अरे, ये इतने महंगे कपड़े और गहने, तुम्हारे माता पिता के पास इतना पैसा कहाँ से आया। खैर, अब सारा सामान रख दो और जल्दी से खाना बनाओ। मैं सफर से थक गई हूँ, मुझसे खाना नहीं बनेगा।
क्यों ना जादुई चक्की बेलन से ही खाना मांग लूं। वह रसोई में गई और जादुई चक्की बेलन को जमीन पर रखकर बोली। काश मेरे सामने स्वादिष्ट खाना आ जाए। जैसे ही उसने यह सोचा, चक्की अपने आप चलने लगी और देखते ही देखते रोटी, सब्जी, मिठाई हर चीज हाजिर हो गई। वाह, यह तो कमाल हो गया। वह अपनी सास के पास गई। माँ जी, खाना बन गया है। इतनी जल्दी? तूने ये सब कैसे बना लिया? मैंने सारा खाना बनाना सीख लिया है। अब मैं मिनटों में ढेर सारा खाना बना सकती हूँ। राजवंती को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने भरपेट खाना खाया। बहू, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है। तुझे घर से निकालने का एक फायदा तो हुआ कि तूने अच्छा खाना बनाना सीख लिया। माँ जी, फायदे तो मुझे बहुत हुए हैं, लेकिन आप जानिए मत, बस खाना खाइए। इसी तरह दिन गुजरने लगे। मेघा जब भी जादुई चक्की बेलन से खाना मांगती, मिनटों में तैयार हो जाता। कुछ दिनों बाद उसका पति रूपेश घर आया। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। शहर से आते समय सोचा था कि तुम्हारे और माँ के लिए कपड़े ले आऊंगा, लेकिन मजदूरी का पैसा सिर्फ रहने खाने में खर्च हो जाता है। जो थोड़े पैसे भेजता हूँ, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता। चिंता मत करो। उसने चक्की बेलन से ढेर सारे पैसे निकालकर रूपेश को दिए। यह सब राजवंती ने देख लिया। ओह, तो ये राज है। इस चक्की बेलन से मेघा पैसे और खाना सब कुछ मांग सकती है। मुझे इसे चुराना होगा। रात में जब सब लोग सो गए, तो राजवंती चुपके से चक्की बेलन के पास गई। जैसे ही उसने बेलन उठाया, बेलन ने अपनी ताबड़तोड़ पिटाई शुरू कर दी। अरे, कोई मुझे बचाओ, ये बेलन मुझे मार डालेगा। राजवंती की चीख सुनकर मेघा और रूपेश दौड़कर वहां पहुंचे। काश ये बेलन माँ जी की ओर पिटाई करे। बेलन ने और तेज पिटाई शुरू कर दी। राजवंती बेहोश हो गई। हेमा, इस बेलन को रोको, नहीं तो माँ मर जाएंगी। काश ये बेलन रुक जाए। बेलन रुक गया। मेघा और रूपेश ने राजवंती की मरहम पट्टी की। राजवंती को सबक मिल चुका था। उसने कसम खाई कि अब वह जादुई चक्की बेलन को कभी हाथ नहीं लगाएगी। गर्मियों का मौसम था। चिलचिलाती धूप में सुनीता कुएं के पास बैठकर कपड़े धो रही थी। गांव के खुले माहौल में लू के थपेड़े आग बरसा रहे थे। यह गर्मी तो मेरी जान ही ले लेगी। और इस कुएं का गर्म पानी, हाय हाय हाय। इस मौसम में तो घर से बाहर निकलते ही शरीर में आग सी लग जाती है। ऐसा लगता है कि शरीर झुलस रहा है। सुनीता बड़बड़ा रही थी। सुनीता के पिता रामलाल बहुत गरीब थे। उन्होंने मजदूरी करके सुनीता को पाला था, इसलिए शादी में ज्यादा कुछ नहीं दे पाए थे। बस 2 जोड़ी कपड़ों के साथ सुनीता की शादी राजेश से हो गई। मई के महीने में शादी हुई थी और देखते देखते 1 महीना बीत गया और जून की झुलसाने वाली गर्मी ने सबकी रूह कंपा दी। सिर छिपाने के नाम पर ले देकर एक फूस की झोपड़ी ही थी, जिसमें सुनीता के साथ साथ उसके सास ससुर और उसके पति रहते थे। शाम का वक्त था। सुनीता का पति राजेश मजदूरी करके घर लौटा। राजेश बेटा, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। बहू कल रात भर उमस में बेचैन हो रही थी। तू ये गीला कपड़ा बहू को दे दे। नहीं माँ, ये तो तुम्हारे और बाबूजी के लिए है। आप दोनों को ठंडक की ज्यादा जरूरत है। गर्मी बहुत है। बिना किसी राहत के आप दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन बेटा, बहू अभी नई नई हमारे घर आई है। कल वह एक पतले से कपड़े में सोई थी और गर्मी के मारे बहुत परेशान थी। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसके माता पिता कहेंगे कि हमने उनकी बेटी का ख्याल नहीं रखा। अब राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसके बुजुर्ग माता पिता थे और दूसरी तरफ उसकी नवविवाहित पत्नी सुनीता थी। दोनों का ख्याल रखना राजेश का फर्ज था। वह तीनों को ही गर्मी से बचाना चाहता था, लेकिन घर में कोई पंखा या राहत का साधन नहीं था। तभी सुनीता बाहर से कपधे धोकर आई और महेश की परेशानी को भांप गई। सुनिए, आप परेशान मत होइए। जो गीला कपड़ा है उसे माँ और बाबूजी को दे दीजिए। मैं तो यूं ही सो जाऊंगी। अरे सुनीता, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं इसी वजह से परेशान हूँ? मौसम ही परेशानी का कारण है। ये गर्मी का मौसम हम गरीबों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होता। आपको परेशान देखकर समझ गई थी कि यही बात होगी। सुनीता, तुम कितनी समझदार हो। मेरी माँ और बाबूजी का कितना ख्याल रखती हो। काश मैं भी तुम्हारा ख्याल रख पाता।
ये तो मेरा फर्ज है, क्योंकि यही अब मेरे माँ और बाबूजी हैं। और आप परेशान मत होइए, आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। नहीं सुनीता, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। आखिर तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी है। मैं तुम्हारे लिए भी गर्मी से राहत का कोई इंतजाम जरूर करूंगा। घर के काम निपटाकर सुनीता छांव में बैठकर हवा के हल्के झोंके का इंतजार कर रही थी। हाँ, थोड़ी हवा मिल जाए तो अच्छा लगेगा। फिर तो रात में गर्मी सहनी ही है। जिस दिन हवा भी नहीं चलती उस दिन तो समझो मौत ही आ जाती है। रात हो गई थी। सब लोग खाना खाकर सो रहे थे। आज तो बाहर काफी गर्म लू चल रही थी। सुना है थोड़ी दूर शहर में हीटवेव की चेतावनी जारी हुई है। वहीं से गर्म हवाएं इधर आ रही हैं। राजेश सुनीता से बात कर ही रहा था कि इतने में गर्म हवा के तेज झोंके से खिड़की खुल गई और खिड़की का एक पल्ला टूटकर जमीन पर गिर गया। ऊपर वाले को हम गरीबों पर जरा भी दया नहीं आती। पहले ही गर्मी कम थी क्या, जो यह मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं कुछ करती हूँ। जिस कपड़े को सुनीता गीला कर कर गर्मी से राहत लेती थी, उससे उसने खिड़की को ढक दिया। अरे बहू, ये तूने क्या कर दिया? तेरे पास एक ही तो चादर थी, उसे भी तूने खिड़की पर डाल दिया। पिताजी, खिड़की से बहुत गर्म हवाएं हमारी झोपड़ी के अंदर आ रही थीं। इन हवाओं से आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। आप मेरी चिंता मत कीजिए। माँ ने मुझे शादी में एक दुपट्टा दिया था, वही गीला करके ओढ़ लूंगी। हमें माफ कर देना बहू, इस गर्मी में हम तेरी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, बस आज रात की बात है। कल ठंडक का इंतजाम हो जाएगा। कल ऐसा क्या होने वाला है? क्या आसमान से ठंडी हवा आएगी? भला एक दिन में ठंडक का इंतजाम कहाँ से होगा? मुझे पता चला है कि शहर में एक सेठ रोज दोपहर को सड़कों पर गरीबों को ठंडक देने के लिए पानी और पंखे बांटता है। मैं भी कल दोपहर को सड़क के किनारे जाकर बैठ जाऊंगा। नहीं, इतनी गर्मी में मैं आपको खुले आसमान के नीचे नहीं जाने दूंगी। आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सामान मिलते ही मैं घर आ जाऊंगा। दूसरे दिन राहत पाने के लिए दोपहर में राजेश सड़क के किनारे जाकर बैठ गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। राजेश पूरी दोपहरी गर्मी में तड़पता रहा। इंतजार करते करते रात हो गई। राजेश उठकर घर आया और दरवाजे पर ही गिर पड़ा। सुनीता ने दौड़कर राजेश को उठाया और उसे छूकर देखा। अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा था ना कि आप सड़क पर नहीं जाएंगे। अरे सुनीता, क्या करूं? हमारी तो किस्मत ही खराब है। कल दोपहर वो सेठ राहत देने आया ही नहीं। बेचारी सुनीता ठंडा पानी लाकर राजेश की सेवा करती रही, लेकिन राजेश की हालत में कोई सुधार नहीं आया। कुछ दिनों बाद राजेश की हालत और खराब होती चली गई। पैसे न होने के कारण वह डॉक्टर के पास भी नहीं जा सका और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। शादी के दूसरे महीने में ही सुनीता विधवा हो गई। सुनीता पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अब राजेश के माता पिता की जिम्मेदारी सुनीता के कंधों पर आ गई थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सुनीता के माता पिता के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वे उसकी मदद कर पाते। बेटा, अब तू हमारे साथ घर चल। तू यहाँ अकेली कैसे रहेगी? तेरे पास तो एक पंखा भी नहीं है। नहीं पिताजी, अब यही मेरा घर है। मैं अकेली कहाँ हूँ? माँ और बाबूजी भी मेरे साथ हैं। अगर मैं इन्हें छोड़कर चली गई तो इनका ध्यान कौन रखेगा? ठीक जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं चलता हूँ अब। तुम अपना ध्यान रखना। हे भगवान, अब घर में कुछ खाने को नहीं बचा। अब बाबूजी की दवाइयाँ कैसे लाऊंगी? ऊपर से ये तपती गर्मी। अगर माँ बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जो हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं राजेश को उस दिन बाहर जाने ना देती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ देता। इतना कहकर सुनीता रोने लगती है। अरे बहू, अब रोने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया। माँ जी, मेरी वजह से आपका बेटा आपसे दूर हो गया। अब मैं आपकी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। अब सुनीता ने घर घर जाकर काम मांगना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। मालकिन, मुझे कोई काम दे दीजिए। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। हाँ हाँ, वैसे भी मुझे काम वाली की ज़रूरत थी। अब इतनी गर्मी में मुझसे काम नहीं होता।
धन्यवाद मालकिन, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। अब सुनीता दिन भर मेहनत करती, गर्मी में झुलसकर बर्तन और कपड़े धोती, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि अब वह अपने सास ससुर के लिए 2 वक्त की रोटी और दवाइयों का इंतजाम कर पा रही थी। एक दिन उसकी मालकिन उसे एक नया पंखा देती है। उसे देखते ही सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ, तुम्हें ये पंखा पसंद नहीं आया? नहीं मालकिन, काश यह पंखा मुझे पहले मिल जाता तो मेरे पति आज जिंदा होते। सुनीता अपनी सारी आप बीती बताती है। ये सब सुनकर उसकी मालकिन को उस पर दया आ जाती है और वो सुनीता को 2 पंखों के साथ साथ कुछ पैसे भी दे देती है। अब सुनीता अपने सास ससुर के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। अब उन्हें उस कड़कती गर्मी से बचने का साधन मिल गया था। गरीबी की मार झेलती सुनीता को एहसास हो गया था कि गर्मी अमीरों के लिए छुट्टी का मौसम होती है, लेकिन गरीबों के लिए यह मौत का फरमान लेकर आती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दे। धन्यवाद।